नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, चाहे वो आपका आने वाला पेपर 1 है, चाहे वो आपका HPRC का कोई एग्जाम है, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई एग्जाम है, कोई सा भी एग्जाम क्यों ना हो जहां पर नेशनल इंटरनेशनल अफेयर पूछा जाएगा, वहां पर डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में बोलते हैं, रिसेंटली विच इंडियन हैज बीन नेम्ड एज वन ऑफ द 6 चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड फॉर 2024। तो बोलते हैं कि अभी हाल फिलहाल में जो चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड है वो 6 लोगों को जो है वो दिया गया है। उन 6 लोगों में से एक इंडियन है। अब उस इंडियन का नाम बताना है जिनको ये चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 जो है वो दिया गया है। ये जो चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 है, ये दिया गया है जी माधव गादगिल को। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। माधव गादगिल इंडिया से जो है वो संबंध रखते हैं। माधव गादगिल का नाम सुनते ही आपके पास जो है एक क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए, अगर आपने ढंग से पढ़ाई की होगी तो गादगिल कमेटी। गादगिल कमेटी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गादगिल कमेटी जो है वो एग्जाम में पूछी जाती है। गादगिल कमेटी जो है वो कब गठित की गई थी? तो 2010 में ये गठित की गई थी। किसकी अध्यक्षता में ये गठित की गई थी? तो माधव गादगिल की अध्यक्षता में ही गठित की गई थी। क्यों गठित की गई थी? ये वेस्टर्न घाट को लेकर जो था वो गठित की गई थी। तो वेस्टर्न घाट को लेकर ये इसलिए गठित की गई थी ताकि उसको प्रिजर्व, उसको प्रोटेक्ट करने के मेथड जो है वो बताए जाए। तो वेस्टर्न घाट के ऊपर ये कमेटी जो था वो बनाई गई थी, गादगिल कमेटी 2010 में। अब हम बात करते हैं ये जो चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 है। अब देखो, चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड है ना, ये एस्टेब्लाइज कब किया गया था? अवार्ड ये 2005 में जो था वो एस्टेब्लाइज किया गया था। इसको अवार्ड को देता कौन है? तो इसको यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी कि UNEP जो है वो देता है। UNEP इसको देता है। ये देखो, आपने ध्यान रखना है कि UN का ये हाईएस्ट एनवायरमेंटल ऑनर है, यानी कि यूनाइटेड नेशन जो भी अवार्ड देता है उसमें से ये हाईएस्ट अवार्ड है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो, हम बात करते हैं कि ये अवार्ड कौन कौन सी कैटेगरीज में दिया गया, इसके अवार्डी कौन थे, मतलब जिन जिन लोगों को ये दिया गया, और वो लोग कौन सी कंट्री से संबंध रखते हैं उनका नाम ध्यान रखना है। एक तो ये लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में दिया गया, माधव गादगिल को इंडिया से ये संबंध रखते हैं। एक दिया गया पॉलिसी लीडरशिप में, ये सोनिया ग्वाजाजरा को दिया गया, ये ब्राजील से संबंध रखते हैं। और एक इंस्पिरेशन और एक्शन कैटेगरी में दिया गया, ये 2 लोगों को दिया गया है। यहाँ पर एक एमी बोर कॉर्डियल्स को दिया गया है, ये US से संबंध रखते हैं। और एक दिया गया है गैब्रियल पॉन को, गैब्रियल पॉन रोमानिया कंट्री से जो है वो संबंध रखते हैं, ये आप ध्यान रखें। अब उसके अलावा जो है एक साइंस एंड इनोवेशन में दिया गया है, चाइना के ली क्यू को दिया गया है। और एंटरप्रेन्योरल विजन में दिया गया है, सेकमैन को दिया गया है, सिक्किम को, और ये इजिप्ट से जो है वो संबंध रखती है। अच्छा, आपने ये भी ध्यान रखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर इंडिया है। बाकी के 5 नाम बहुत ही ज़्यादा टफ पेपर करना हो तो पूछ लिए जा सकते हैं, अदरवाइज इंडिया का नाम यहाँ पर माधव गादगिल के साथ जोड़कर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हो जाता है ना। ये आपने यहाँ से नोट करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, हाउ मैनी आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार हैव बीन रीनेम्ड आफ्टर परमवीर चक्र अवार्ड। तो बोलते हैं अंडमान निकोबार के कितने आइलैंड ऐसे हैं जिनको रीनेम किया गया है, जिनको नाम दिया गया है परमवीर चक्र अवार्डीज के नाम के ऊपर। देखो, परमवीर चक्र अवार्डीज के नाम के ऊपर जो है वो अंडमान निकोबार के जो है वो कुछ एक आइलैंड्स के जो है वो नाम रखे गए हैं। और वो कितने आइलैंड हैं? अब देखो, ये कितने आइलैंड हैं? ये 21 आइलैंड ऐसे हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 21 आइलैंड ये हैं। अब इसके बारे में भी क्या कोई क्वेश्चन जो है वो बन सकता है? देखो, हाँ, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो बन सकता है 21 आइलैंड से। अब वैसे तो ये सितंबर महीने में अनाउंस कर दिया गया था, परंतु फिर से जो है ये चर्चा में आता है। चर्चा में आता है तो आपने ध्यान रखना है अंडमान निकोबार की कैपिटल कहाँ पर है। कैपिटल है अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर में। अब आप देखेंगे कि पोर्ट ब्लेयर जो है ना, कई बार ऑप्शन में नहीं दिया जा सकता। पहले तो पोर्ट ब्लेयर ही देते थे, परंतु अब पोर्ट ब्लेयर को भी रीनेम कर दिया गया है। पोर्ट ब्लेयर का भी नाम रख दिया गया है, उसको श्री विजयपुरम उसका नाम रखा गया है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, श्री विजयपुरम, इस तरह से उसका नाम रखा गया है, श्री विजयपुरम। ये आपने जो है वो जो अंडमान निकोबार की जो कैपिटल हुआ करती थी पोर्ट ब्लेयर, उसका नाम जो है वो ध्यान रखना है। तो अंडमान निकोबार की कैपिटल के अलावा एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अगर आप मैप में जब भी देखेंगे तो अंडमान और निकोबार ये भी जो है वो अलग अलग आते हैं। इनको जो सेपरेट करने वाला चैनल है वो कौन सा है? तो अंडमान और निकोबार ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है, इनको जो सेपरेट करता है वो है 10 डिग्री चैनल। उस 10 डिग्री चैनल का नाम भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है जी। 10 डिग्री चैनल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंडमान और निकोबार को जो है ये सेपरेट करता है एक दूसरे से। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, परंतु ये आसान क्वेश्चन है। जो हमने अभी नए नए क्वेश्चन पढ़े उन क्वेश्चंस को आप जो है वो ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास पूछा गया? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, बोलते हैं विच सिटी इज द फर्स्ट इन इंडिया टू फुली implemented the 3 new criminal laws
इंट्रोड्यूस्ड इन 2024। 2024 में 3 नए क्रिमिनल लॉ जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए थे। अब बोलते हैं कि ऐसी कौन सी पहली सिटी है भारत की जिसने जो है वो इन क्रिमिनल लॉज को जो है वो इम्प्लीमेंट किया है। अब देखो ये भी आपने ध्यान रखना है, क्रिमिनल लॉज ये भी इंपॉर्टेंट है। क्रिमिनल लॉज को जो है वो आपने ध्यान रखना है कि लागू करने वाला जो पहला शहर बना है वो हमारा पड़ोसी ही शहर है, चंडीगढ़ शहर है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर आ जाएगा, ये आपने ध्यान रखना है। क्रिमिनल लॉज के बारे में भी क्या कोई क्वेश्चन बन सकता है? बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जहाँ तक मुझे ध्यान है तो पब्लिक सर्विस कमीशन ने इसके बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा है। ये जो नए क्रिमिनल लॉ हैं ये कब से जो है वो अस्तित्व में आए, कब से इम्प्लीमेंट किए गए थे? ये जुलाई महीने की 1 तारीख और 2024 को जो था इनको इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। इनको जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। अब किस किस तरह से ये लॉ हैं ये भी पता होना चाहिए। पहले इनके क्या नाम हुआ करते थे, अब इनके नए नाम जो हैं वो क्या हैं? पहले आप देखते थे आईपीसी हुआ करता है, इंडियन पिनल कोड जो था वो हुआ करता था, परंतु अब इंडियन पिनल कोड को हटा दिया गया है, इनके उसका नाम चेंज कर दिया गया है। उसका नाम रखा गया है भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता उसका नाम रखा गया है। उसी तरह एक आप सुनते थे सीआरपीसी होता था। सीआरपीसी का पूरा नाम क्या होता था? सीआरपीसी का पूरा नाम होता था कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इसका नया नाम क्या रखा गया है? इसका नया नाम रखा गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये भी इसका नया नाम ध्यान रखना है। एक इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ करता था, इंडियन एविडेंस एक्ट को भी रिप्लेस कर दिया गया है और उसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम से जो है वो रिप्लेस किया गया है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया आपका, भारतीय न्याय संहिता हो गया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया। बस इनके नाम अब ध्यान रखना, ये आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन पिनल कोड ये सारे आपने भूल जाने हैं। अब इनका नाम नहीं है, अब नए लॉ जो हैं वो आ गए हैं, अब वो जो है वो इम्प्लीमेंट है और चंडीगढ़ पहला शहर बना है जिसने इसको इम्प्लीमेंट जो है वो किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्या लिखा गया है? यहाँ पर वही सब बातें लिखी गई हैं और उससे एडवांस लेवल में हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। देखो हमारे जो पहले के लॉ हुआ करते थे, जैसे आईपीसी हुआ करता था, ये अंग्रेजों के टाइम थे, सीआरपीसी ये अंग्रेजों के टाइम के थे, परंतु इनमें चीज़ें भी बहुत पुरानी थी। अब टाइम के अकॉर्डिंग नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है तो नए लॉज बनाना भी ज़रूरी है और अभी जो है वो नई टेक्नोलॉजी को नए ज़माने के हिसाब से ये नए कानून जो है वो बनाए गए हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? बोलते हैं विच इंडियन टेम्पल वॉन द स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड फॉर सेफ्टी एक्सीलेंस। तो बोलते हैं कि किस भारतीय मंदिर ने सुरक्षा उत्कृष्टता के लिए ये स्वॉर्ड ऑफ द ऑनर पुरस्कार जीता है? देखो भारतीय मंदिर जिसके द्वारा सुरक्षा उत्कृष्टता के लिए यानी कि अपने सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्वॉर्ड ऑफ द ऑनर पुरस्कार जीता है वो कौन सा है? वो है हमारा राम मंदिर अयोध्या का। ऑप्शन ए ध्यान रखना है, राम मंदिर अयोध्या का है जिसने स्वॉर्ड ऑफ द ऑनर अवार्ड जो है वो जीता है। चलो सही बात हो गई। ये आपने एक और बात यहाँ से जोड़नी है कि अभी जो है वो महाकुंभ जो है वो होने जा रहा है। महाकुंभ 12 वर्षों के बाद जो है वो होता है और ये महाकुंभ जो होने जा रहा है ये कहाँ पर होगा? ये उत्तर प्रदेश में जो है वो होगा। अब इसके लिए एक नया जिला भी जो है वो बनाया गया है जिसको जो है वो महाकुंभ मेला एरिया का नाम जो है वो दिया गया है। प्रयागराज में ये पड़ता था, महाकुंभ मेला एरिया जो है वो उसको मेला डिस्ट्रिक्ट जो है ये बनाया गया है। दूसरी ओर ध्यान रखना है महाकुंभ का एक हमने कल पढ़ा था कि बोट जो है वो लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, तो उस बोट का क्या नाम रखा गया है वो भी पता होना चाहिए। अच्छा, जो बोट लॉन्च किया गया है उसका नाम रखा गया है कुंभ सहायक, उसका नाम मैंने आपको कल बताया था, कुंभ सहायक। एक और क्वेश्चन यहाँ से ध्यान रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो यूनेस्को के द्वारा 2023 में जो है वो एक मंदिर को जो है वो अपने हेरिटेज कंजर्वेशन में रखा गया है। ठीक है जी, तो ये यूनेस्को का कौन सा है? ये कौन सा मंदिर है? वो है अभद्र सहायेश्वर मंदिर। ये जो अभद्र सहायेश्वर टेम्पल है ये कहाँ पर है? ये जो है वो तमिलनाडु में जो है वो पड़ता है और यूनेस्को की 2023 का इसको अवार्ड मिला है डिस्टिंक्शन फॉर द हेरिटेज कंजर्वेशन, ये आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ से ना आपके मन में एक और क्वेश्चन आना चाहिए, होयसाला टेम्पल। ये होयसाला टेम्पल जो है वो कहाँ पर पड़ते हैं? होयसाला टेम्पल कर्नाटक में जो है वो पड़ते हैं। अब ये होयसाला टेम्पल जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि होयसाला टेम्पल को जो कर्नाटक में आते हैं उनको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी जो है वो शामिल किया जा चुका है। ये होयसाला टेम्पल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में आते हैं। और ये जो हमने दूसरा टेम्पल यहाँ पर पढ़ा अभद्र सहायेश्वर मंदिर, ये अभद्र सहायेश्वर मंदिर किस लिस्ट में आता है यूनेस्को की? ये डिस्टिंक्शन फॉर कंजर्वेशन की लिस्ट में जो है वो आता है, हेरिटेज कंजर्वेशन की लिस्ट में जो है वो आता है। तो इन दोनों मंदिरों को ध्यान रखें, कहाँ कहाँ पर है वो भी पता चल गया। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली, यहाँ पर होगा हु हो जाएगा यहाँ पर, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। तो बोलते हैं कि अभी हाल ही में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो फ्रांस इंडिया का काफ़ी अच्छा मित्र है। अब फ्रांस इंडिया का अच्छा मित्र है, अगर इंडिया के किसी अच्छे मित्र में कोई भी पॉलिटिकल हलचल होती है तो
वो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बोलते हैं फ्रांस के अभी नए प्रधानमंत्री जो हैं वो कौन चुने गए हैं। तो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री का नाम आपने ध्यान रखना है, उनका नाम है फ्रांकोइस बायरू। फ्रांकोइस बायरू का नाम आपने ध्यान रखना है। फ्रांकोइस बायरू फ्रांस के नए प्रधानमंत्री जो हैं वो अभी बनाए गए हैं। चलो ठीक है, ये जो है वो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री जो हैं वो बनाए गए हैं। इंडिया और फ्रांस जो है वो अलग अलग एक्सरसाइजेज जो है वो करता है। अच्छा, इंडिया और फ्रांस जो है वो कौन कौन सी एक्सरसाइजेज जो है वो करता है। इंडिया फ्रांस के साथ एक्सरसाइज शक्ति जो है वो कंडक्ट करता है। ये इंडिया और फ्रांस की आर्मी की एक्सरसाइज होती है। इंडिया फ्रांस के साथ वरुण एक्सरसाइज भी जो है वो करता है। वरुण एक्सरसाइज जो है वो फ्रांस के साथ की जाती है, यानी कि नेवी की एक्सरसाइज जो है वो होती है, नेवी की एक्सरसाइज होती है। और ये एयरफोर्स की फील्ड में, यानी कि इंडियन एयरफोर्स और फ्रांस की एयरफोर्स एक एक्सरसाइज करते हैं जिनका नाम है गरुड़। ये गरुड़ एक्सरसाइज जो है वो करते हैं, तो ये एक्सरसाइज भी आपने ध्यान रखनी है। ये अलग अलग 3 तरह की एक्सरसाइजेज हैं, एक आर्मी की है, एक नेवी की है, एक एयरफोर्स की है, जो कि इंडिया और फ्रांस टाइम टू टाइम जो है वो करते रहते हैं। फ्रांस के जो नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं उनका नाम आपने ध्यान रखना है। अच्छा, फ्रांस का क्या कोई और भी क्वेश्चन बन सकता है, फ्रांस की कैपिटल कहाँ पर है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो फ्रांस की कैपिटल बहुत ही आसान, पेरिस में जो है वो फ्रांस की कैपिटल जो है वो स्थित है। ओलंपिक्स कहाँ पर हुए थे 2024 में, तो ओलंपिक्स जो था वो पेरिस में ही तो हुए थे। ठीक है, ओलंपिक्स पैरालंपिक्स आपने ध्यान रखने हैं कहाँ पर हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। परंतु उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पेपर 1 के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप HPRCA के एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, हाई कोर्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, हिमाचल के अपकमिंग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इस कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसकी खास बात यह है कि अभी जो है वो स्लॉट 1 में काफ़ी अच्छा डिस्काउंट चला हुआ है, और दूसरा जितने भी टेस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं उनका वीडियो एक्सप्लेनेशन भी साथ में आपको प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि वीडियो एक्सप्लेनेशन से आप पेपर से पहले 2-3 बार रिवाइज कर सकें, और पेपर का टाइम जब होगा उस टाइम आप क्विक रिवीजन कर सकें अपने नोट्स से भी और हमारी वीडियो एक्सप्लेनेशन से भी, और एग्जाम में जो 2, 4, 5, 7 नंबरों की छोटी छोटी कमियां रह जाती हैं उन कमियों को आप पूरा कर सकें, ये इंश्योर करने की हम यहाँ पर कोशिश करते हैं। अभी हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन अनवील्ड इट्स नेक्स्ट जनरेशन क्वांटम कंप्यूटिंग चिप कॉल्ड विलो। तो बोलते हैं कि अभी हाल फिलहाल में जो है वो निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिसने अपनी अगली पीढ़ी यानी कि अगली जनरेशन की क्वांटम कंप्यूटिंग चिप्स का अनावरण जो है वो किया है, जिसे विलो कहा गया। अब ये विलो जो है वो किस कंट्री के द्वारा जो है वो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है वो लॉन्च की गई है। विलो को लॉन्च किया गया है गूगल के द्वारा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, इस चिप की इतनी खास क्या बात होगी जिसके ऊपर हम क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे हैं, जो इतनी न्यूज़ में भी है। न्यूज़ में देखो इसलिए है क्योंकि ये जो चिप है ये सुपर कंप्यूटर से भी फास्ट कही जा रही है। गूगल ये कह रहा है कि जो सुपर कंप्यूटर कहीं बहुत ज़्यादा टाइम लगा देता था, दिन महीने लगा देता था जिस काम को करने को, ये जो क्वांटम चिप इन्होंने बनाई है जिसका नाम विलो इन्होंने रखा है, ये मिनटों में, चुटकियों में जो है वो उस काम को जो है वो कर देगी। ये कहा गया, गूगल के द्वारा दावा किया गया। और ये भी ये कहते हैं कि जितना भी डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट इक्वेशन क्यों ना हो, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट ही इनके पास जो है वो क्वेश्चन क्यों ना हो, उसको भी ये टाइमली जो है वो सॉल्व कर देगी। अब देखो यहाँ से कहा जा रहा है कि मेडिकल साइंस में जो है चेंजेस आ जाएंगी। यहाँ से कहा जा रहा है कि नई दवाइयाँ खोजने में जो है वो हेल्प मिलेगी। जैसे कि कोविड एक नई बीमारी आई थी तो दवाई खोजने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, परंतु अगर ऐसी चिप्स हमारे पास होंगी तो शायद भविष्य में अगर कोई इस तरह की चीज़ आती है तो उसका जल्दी सोल्यूशन जो है वो निकाल सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये जो है वो काम करेगी। अच्छा, अब ये चिप तो आ गई, इसमें जो है वो कुछ लोगों के द्वारा प्रशंसा भी की गई है, तो यहाँ से भी कुछ नाम जो है वो बनते हैं। अब टेस्ला कंपनी के जो CEO हैं वो इसकी प्रशंसा करते हैं। टेस्ला के CEO कौन है ये पता होना चाहिए। टेस्ला के जो CEO हैं वो है एलन मस्क, उनका नाम आपने ध्यान रखना है। एक आपने ओपन AI भी सुना होगा। ओपन AI के CEO जो है वो कौन है, तो ओपन AI के CEO का नाम भी आपने ध्यान रखना है। उनका नाम सैम अल्टमैन है। यहाँ पर मैं ओपन AI लिख देता हूँ और इनके CEO का नाम लिख देता हूँ। वो कौन है, वो है सैम अल्टमैन, इनका नाम आप ध्यान रखें। ठीक है जी, तो ये आपने नाम भी ध्यान रखने हैं इनके CEO के, जो कि टेस्ला है और ओपन AI है। गूगल के CEO तो सुंदर पिचाई हैं, उनका नाम तो आपको पता ही है। गूगल के जो CEO हैं इंडियन ओरिजिन के हैं। गूगल ने जो है वो एक डीप माइंड भी अनवील किया है जिसका नाम जेनकास्ट है, और ये एक AI मॉडल है जो बेहतर प्रेडिक्शन में जो है वो हेल्प करेगा। इतना सा
ध्यान रखना था। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री रिलेटेड टू प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। तो बोलते हैं पीएम पोषण योजना एक चलाई गई है। अब बोलते हैं इस पीएम पोषण योजना से जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री जो है वो संबंधित है, कौन सी मिनिस्ट्री में जो है ये प्रोग्राम जो है वो पीएम पोषण जो है वो आता है। अगर हम बात करते हैं कि ये पीएम पोषण लॉन्च कब की गई थी, इसमें कौन सी मिनिस्ट्री के तहत ये आता है, तो ये मिनिस्ट्री तो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसके तहत जो है ये आता है। अब देखो, बहुत बार पब्लिक सर्विस कमीशन ने ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं कि किस योजना को कब लॉन्च किया गया। ये जो प्रधानमंत्री पोषण योजना थी, इसको लॉन्च किया गया था 1995 में। 1995 में इसको जो था वो लॉन्च किया गया था ताकि जो स्कूल्स में प्राइमरी एजुकेशन उस टाइम हुआ करती थी, तो उसमें जो है वो बच्चों को खाना वगैरह दिया जा सके, इसलिए जो है वो इसको लॉन्च किया गया था। अब इसको जो इम्प्लीमेंट करती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो इम्प्लीमेंट करती है। अच्छा, यहाँ से ही आपने एक और बात साथ में जोड़ लेनी है, वो जब बात हो रही है न्यूट्रिशन की, तो फूड डे कब मनाया जाता है वो भी आपको पता होना चाहिए कि फूड डे जो है वो कब मनाया जाता है। 2024 में ये फूड डे कब मनाया गया, वो अक्टूबर महीने में 16 अक्टूबर को जो था वो फूड डे मनाया जाता है। वर्ल्ड फूड डे इसको बोल देते हैं। अच्छा, वर्ल्ड फूड डे जो है वो कब क्यों मनाया जाता है, तो देखो, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, उसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को, तो जिसको FAO आप बोलते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर को हुई थी 1945 में, और इसलिए 16 अक्टूबर को जो है वो वर्ल्ड फूड डे जो है वो मनाते हैं। ये जो FAO है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो रोम इटली में जो है वो स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट है, रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। ठीक है जी, इतने क्वेश्चन हमारे पास हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं व्हेन वाज हांगकांग हैंडेड बैक टू चाइना बाय ब्रिटिश। तो बोलते हैं कि हांगकांग जो था ना, वो पहले ब्रिटेन के पास हुआ करता था, तो ब्रिटिशर्स के द्वारा हांगकांग को चाइना को कब सौंप दिया गया था। देखो, ब्रिटेन के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो था वो चाइना को हांगकांग को सौंप दिया गया था, और 1997 ईयर था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 1997 में हांगकांग जो था वो हैंड ओवर कर दिया गया था चाइना को बाय ब्रिटिश। इतना सा आप यहाँ से ध्यान रखें। और ये तो लाइन टू लाइन क्वेश्चंस होते हैं, अगर पूछे जाएं तो ये सीधे ऐसे ही पूछे जाते हैं, ज़्यादा हेर फेर इन क्वेश्चंस में नहीं की जाती एग्जामिनर के द्वारा। तो आपको ये क्वेश्चंस टिप्स पर याद होने चाहिए। हांगकांग, देखो, ये भी ना चिप वगैरह में काफ़ी अच्छा काम करती है कंट्री, तो चिप वगैरह में काफ़ी अच्छे एडवांस कंट्री है ये। और चाइना अभी भी क्लेम रखता ही है, इसको लेकर थोड़ा थोड़ा रहता है। इसके रिकॉग्नाइजेशन को लेकर कई बार यूएस रिकॉग्नाइज कर लेता है हांगकांग को अलग से, उसके साथ अलग से ट्रेड करना चाहता है, चाइना को उस पर आपत्ति होती है। हांगकांग में बहुत बार जो है वो हमें देखने को मिलता है जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं उनका वायलेशन किया जाता है, तो यूएस ह्यूमन राइट्स को लेकर भी आवाज़ उठा देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पीस एस्टेबलाइज्ड बाय यूएनओ बाय ए ट्रीटी इन 1980। तो बोलते हैं कि 1980 में एक संधि के द्वारा यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है वो एक शांति विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, यूनिवर्सिटी ऑफ पीस की स्थापना की गई थी। इसकी पहचान कीजिए कि ये कहाँ पर की गई थी। 1980 की ये बात है, देखो आपने ध्यान रखना है। 1980 में यूनिवर्सिटी ऑफ पीस ये एस्टेब्लाइज की गई थी। यूनिवर्सिटी ऑफ पीस जो था वो एस्टेब्लाइज की गई थी कहाँ पर, कोस्टा रिका में। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। कई बार तो ना सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ पीस जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो आपने वो भी ध्यान रखना है, कोस्टा रिका में जो है वो स्थित है। अच्छा, कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये तो मैंने प्रीवियस पेपर 1 का ही क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किया है, तो इस क्वेश्चन को लेकर आपको डाउट नहीं रहना चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चन नहीं एग्जामिनर पूछता। देखो, हमारा हर एक क्वेश्चन उस लेवल का बनाया गया होता है जो पेपर 1 में HPRCA में पूछे जा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ का क्वेश्चन है हमारा, जो हम डेली वीडियो डिस्कशन में करते हैं, चाहे वो टेस्ट शीट्स का क्वेश्चन क्यों ना हो, तो वही चीज़ें ध्यान में रखकर जो है वो हम क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं, जो चीज़ें एग्जामिनर ध्यान में रखता है। अगर 100 क्वेश्चंस में से, अगर मान लो 100 क्वेश्चंस में से कुछ हेल्प आपको मिल जाए जो आप मेरिट आपकी बना सकती हैं, तो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो रहता है यहाँ से। ठीक है जी, तो इतना सा आपने यहाँ से ध्यान रख लेना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे अभी हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं यूनाइटेड नेशन डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो बोलते हैं कि दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, एक तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा गया है। तो दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस यानी कि साउथ साउथ कोऑपरेशन डे
फॉर यूएन जो है वो कब मनाया जाता है? ये सितंबर महीने में मनाया जाता है और सितंबर महीने की 12 तारीख को जो है ये मनाया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो गया। अब सितंबर महीने की 12 तारीख को मनाया जाता है, क्या ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है? ये भी पेपर 1 का ही पुराना क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हमने जस्ट यहाँ पर रिवाइज किया है, क्योंकि कई बार ना क्वेश्चन सीधे तौर पर कॉपी पेस्ट जो है वो किए जाते हैं, तो वहाँ से हेल्प मिल सके। अगर कोई भी इस तरह का कॉपी पेस्टेड क्वेश्चन होता है तो वो तो एटलीस्ट गलत ना हो ना, तो इसलिए ये क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं। अभी दिसंबर महीना जो है वो चला हुआ है, तो दिसंबर महीने के अभी तक के जो इंपॉर्टेंट डेज हैं उनको भी जो है वो हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे। 2024 में जो दिसंबर महीने के इंपॉर्टेंट डेज जो है वो मनाए गए। सबसे पहले तो 1 दिसंबर को जो है वो वर्ल्ड एड्स डे जो था वो मनाया गया, वो आपने ध्यान रखना है। 1 दिसंबर के बाद जो है वो 2 दिसंबर को मनाया गया नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे, राष्ट्रीय स्तर पर ये पॉल्यूशन कंट्रोल दिवस जो था वो मनाया गया। और उसके बाद जो था वो वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे जो था वो 2 दिसंबर को जो था वो मनाया गया। कंप्यूटर को लेकर जो था वो लिटरेसी होनी चाहिए, वो दिन जो था वो 2 दिसंबर को मनाया गया। और उसके बाद जो था वो एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया गया, वो था 4 दिसंबर को, जो कि बहुत बार मैंने आपको रिवाइज करवाया, वो था इंडियन नेवी डे। 4 दिसंबर के बाद 5 दिसंबर को जो था वो वर्ल्ड सॉइल डे जो था वो मनाया गया। वर्ल्ड सॉइल डे आपने ध्यान रखना है। विश्व मृदा दिवस ध्यान रखना है। 6 दिसंबर को तो BR अम्बेडकर जी की जयंती जो था वो मनाई गई थी। और उसके बाद जो था वो 6 दिसंबर के बाद 7 दिसंबर को इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे जो था वो मनाया गया। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे मनाया गया। 9 दिसंबर को जो था वो इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे मनाया गया। और 10 दिसंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन राइट डे जो था वो इस दिन मनाया गया। ये तो टेलीग्राम पर क्विज भी मैंने डाला था, ह्यूमन राइट डे। और अपना नेक्स्ट डे उसके बाद 16 दिसंबर भी आता है, जिसको विजय दिवस भी कहते हैं। 18 दिसंबर आता है, जिसको इंटरनेशनल माइग्रेशन डे कहते हैं। और 18 दिसंबर के बाद जो है वो एक इम्पॉर्टेंट डे आता है, वो आता है 19 दिसंबर, जिसको गोवा लिबरेशन डे भी कहते हैं। गोवा इस दिन आज़ाद हुआ था। 1961 की बात है ये, जब गोवा को जो था वो रिलीज़ किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा जो था वो गोवा को रिलीज़ किया गया था। तो वो आपने भी ध्यान रखना है कि वो डे कब मनाया जाता है। ठीक है, नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर हम मैथमेटिक्स डे भी मनाते हैं, जो कि 22 दिसंबर को जो है वो मनाते हैं। ये शायद क्वेश्चन पूछा गया है, नेशनल मैथमेटिक्स डे कब मनाते हैं, पता नहीं मैच करने को पूछा गया था ये क्वेश्चन। अब NT में पूछा गया था कि HS में, या फिर पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी पेपर में हमने ये क्वेश्चन पढ़ा है। नेशनल मैथमेटिक्स डे जो कि 22 दिसंबर को जो है वो मनाया जाता है। 23 दिसंबर को किसान दिवस मना देते हैं। 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर राइट डे जो है वो मनाते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता जागरूकता दिवस जो है वो मनाते हैं। और उसी तरह हम देखते हैं कि गुड गवर्नेंस डे मनाते हैं हम। गुड गवर्नेंस डे इंडिया में हम 25 दिसंबर को जो है वो मनाते हैं। ठीक है जी, 25 दिसंबर भी आपने ध्यान रखना है। तो इतने क्वेश्चंस काफ़ी हैं ध्यान रखने के लिए। ठीक है जी, दिसंबर महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट डे जो था वो मैंने आपको बता दिए। उन मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज को आप ध्यान रखना। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। परंतु उससे पहले टेलीग्राम पर अगर आपने अभी भी ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से सर्च करना @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ही आपको हमारा पिन किया हुआ व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ पर भी ज्वाइन कर लेना। क्वेश्चन है आपके लिए, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉन दी वुमेन्स हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 की 2024 का जो महिलाओं का हॉकी जूनियर एशिया कप था उसको किस टीम ने जो है वो जीता है महिलाओं में। मैंने मेंस का भी बताया है आपको, वुमेन्स का भी बताया है, ये दोनों ही आप कमेंट करके बता दीजिए, आपका भी रिवीजन हो जाएगा। और किस कंट्री को यहाँ पर हराया है वो भी बता दीजिए कि मेंस की श्रेणी में किस कंट्री को डिफीट किया गया है और वुमेन्स के द्वारा किस कंट्री को डिफीट किया गया है। यानी कि फर्स्ट और सेकंड रनर अप आपने बताने हैं। फर्स्ट जो है वो जीता है, सेकंड जो रहा है वो बताना है। इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।